आज के इस न्याय संकल्प सभा, स्वाभिमान सभा में मौजूद कांग्रेस पार्टी के धीरज श्रीवास्तव जी, शत्रुघ्न सोनकर जी, आरपी यादव जी, संचालन कर रहे सैयदुल हसन साहब और आपके अपने चहेते मोहतरम इलियास मन्नी साहब, आज के इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में पूरी मेहनत करने वाले हमारे शायर बिरादरी के दोस्त मारूफ रायबरेलवी साहब, अल्पसंख्यक विभाग के जो भी हमारे साथी राष्ट्रीय पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के जो साथी खड़े हैं और यहाँ बड़ी तादाद में रायबरेली और एतराफ के जो लोग हाजिर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी आमद का। बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि इस इलेक्शन में आपसे आऊंगा, मुलाकात करूंगा। इसी मैदान में असेंबली इलेक्शन में आया था तो मैं सोच रहा था कि आऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। रायबरेली बड़ी तारीखी सरजमीन है, मरहूम अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, आचार्य द्विवेदी जी की सरजमीन है। आपसे अगले 20-25 मिनट थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये जो सियासत की दुनिया है खुद एक पहेली है, ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी मुसीबत कितनी साजिश झेली है, क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। और अगली जो दो लाइनें उस पे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि ये जो सियासत की दुनिया है खुद में एक पहेली है। क्या बतलाएं कितनी साजिश कितनी मुसीबत झेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा, आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। रायबरेली के राहुल राहुल की रायबरेली के राहुल की रायबरेली है। आज यहाँ का चप्पा चप्पा एक ही सुर में बोल रहा। रायबरेली के राहुल राहुल की रायबरेली है। रायबरेली के राहुल राहुल की रायबरेली है। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में रायबरेली के जिंदा दिल लोग मौजूद हैं। यहाँ बुजुर्ग हैं, माएं हैं, नौजवान साथी हैं, बहनें हैं और खुशी की बात यह है कि बिल्कुल नई नस्ल छतों तक पे यहाँ बैठी है। मैं अगले 20-25 मिनट आपसे थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि 20 मई को जो लोकसभा का आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है वो सिर्फ एक सांसद चुनने का चुनाव है तो गलतफहमी के शिकार हैं आप। अगर आपको ये लगता है कि आप जाकर के ईवीएम का बटन दबा के सिर्फ एक मेंबर आप पार्लियामेंट चुनेंगे तो
गलत। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो खुलेआम मंचों से ये कह रही हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के साथी अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, या फिर उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो, उनके पिछले एक महीने के भाषण उठा करके देखिए। पूरी बेशर्मी के साथ उनके भाषणों में यह बात शामिल है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं जिनके सहयोगी ये कह रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है, और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरे जिस्म में जब तक एक भी सांस बाकी है ना तो हम भारत के संविधान पर आंच आने देंगे, ना भारत के लोकतंत्र पर आंच आने देंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई बहुत अहम है। रायबरेली वालों, इस जरूरी लड़ाई में रायबरेली ने राहुल को चुना है और राहुल ने रायबरेली को चुना है। किसी मां के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये इंतखाब करना कि इस मुश्किल लड़ाई में अपने बेटे को मोर्चे पर कहां से भेजे। लेकिन सोनिया गांधी जी से जो आपका जज्बाती रिश्ता है, सोनिया जी को रायबरेली की मिट्टी के जर्रे जर्रे पर इतना यकीन है, इतना एतबार है कि ऐसे वक्त में जब पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव लड़ रही हो, ऐसे वक्त में जब सिर्फ भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि ईडी, सीबीआई, आईटी जितनी एजेंसियां हैं वो सब मिलकर चुनाव लड़ रही हो, ऐसे वक्त में सोनिया गांधी जी ने अपने चश्मे चिराग को यह कहकर के रायबरेली के हवाले किया है कि रायबरेली वालों, अब आपका राहुल आपके हवाले है। मैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में चुनाव प्रचार करता हुआ यहां पहुंचा हूं। रात महाराष्ट्र में था, मुंबई में, उससे पहले बंगाल में था, बिहार में था, राजस्थान में था, केरल में था, आंध्र प्रदेश में था, जम्मू कश्मीर में था, उत्तराखंड में था। मैं यहां खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी से रायबरेली को बताना चाहता हूं कि टीवी चैनल वाले चाहे जो माहौल बनाए, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि टीवी चैनल भले ही नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिता रहे हो, लेकिन जमीन पर जनता इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता रही है। मैं पूरे देश में इस बात को देख करके अपनी आंखों से तब आपके दरमियान आया। आपने इस बात को महसूस भी किया होगा, आजकल प्रधानमंत्री जी बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कब क्या बोल रहे हैं, सुबह इंटरव्यू में कुछ और बोलते हैं, अगले 2 घंटे बाद भाषण में कुछ और बोलते हैं। ये जो भाषा लड़खड़ाई है, ये जो चेहरा निस्तेज हो गया है, ये जो जमीन खिसक गई है पैर के नीचे, इस आहट को महसूस करो रायबरेली वालों। आने वाले दिनों में 4 जून को जब हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो रायबरेली ही नहीं पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है, राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की है वो कितनी सच साबित हुई है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, रामलीला मैदान में खड़े होकर के ये कहा था इंडिया गठबंधन की पहली रैली में कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 180 सीट का आंकड़ा नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी, नहीं पार करेगी। अब अगर राहुल गांधी जी ने कहा है तो इसे पत्थर की लकीर समझा जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी 2018 में कोरोना आने से पहले इंडिया गेट के सामने अल्पसंख्यक विभाग की प्रदर्शनी में बाटी चोखा खा करके फोटो पोस्ट कर रहे थे, तब राहुल गांधी ने कहा था कि देश में कोरोना की सुनामी आने जा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि आपका नेता कितना विजनरी है, कितना दूरदर्शी है। जब इन्होंने जीएसटी लगाई, जब इन्होंने नोटबंदी की, तब राहुल गांधी जी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने जा रही है। और आज पूरा देश देख रहा है कि झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में।
हमारी आंखें ये मंजर देख रही हैं। ऐसे में रायबरेली वालों, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं तो आपके सामने दामन फैला के ये कहने आया हूं कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली को चुना है। अब रायबरेली की आवाम को राहुल गांधी बनके इस इलेक्शन को लड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा से सुनता रहा हूं कि जब किसी बहन की हिफाजत के लिए कोई भाई खड़ा हो जाता है तो फिर उस बहन पर कोई आंच नहीं आती है। लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। यहां तो भाई की हिफाजत के लिए बहन ने मोर्चा संभाल लिया है। और जब भाई की हिफाजत के लिए भाई के चुनाव प्रचार की कमान प्रियंका दीदी जैसी बहन ने संभाल ली हो तो भारत की किसी राजनीतिक पार्टी में यह ताकत नहीं है कि वो राहुल गांधी का बाल बांका कर सके। ये मैं यहां खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। रायबरेली वालों, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और एक तरफ वो नेता खड़ा है जो कह रहा है कि 4 जून को हमारी सरकार बनाओ दिल्ली में। 15 अगस्त से पहले इस देश के 30 लाख युवाओं को एक झटके में नौकरी देने का काम करेंगे हम। कौन कह रहा है? ये राहुल गांधी कह रहे हैं। एक तरफ क्या कहा जा रहा है? नफरत की बातें, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम। एक तरफ मोदी जी भाषणों में अडानी का टेम्पो ढूंढ रहे हैं, अंबानी का ऑटो रिक्शा ढूंढ रहे हैं, और एक तरफ राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही इस देश की हर गरीब परिवार की महिला के खाते में महालक्ष्मी योजना के तहत साल में 1 लाख रुपया अकाउंट में खटाखट दिया जाएगा। आप सोचो कि ये इलेक्शन कितना जरूरी इलेक्शन है। आपने तो सिर्फ इन 2 योजनाओं के बारे में सुना है। मेरी खुशनसीबी है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सांसद हूं और मैनिफेस्टो कमेटी का सबसे कम उम्र का सदस्य भी हूं। जो मैनिफेस्टो बना है मैं उस कमेटी का सदस्य हूं। मैंने वहां आपकी नुमाइंदगी की है, आपकी आवाज बन के बोला हूं। इस देश के युवाओं की, इस देश के अल्पसंख्यकों की, इस देश की महिलाओं की आवाज बन के मैंने उसमें पॉइंट रखवाए हैं। वो मैनिफेस्टो और जानते हैं क्या कह रहा है? वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि हमारी सरकार बनते ही इस देश के वो युवा जो कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरना चाहते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनका फॉर्म हमेशा के लिए फ्री कर दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। वो मैनिफेस्टो कह रहा है कि जितना भी एजुकेशन लोन लिया होगा युवाओं ने, छात्रों ने, और अपनी मुश्किलों की वजह से वो लोन न भर पा रहे होंगे, तो सरकार बनते ही 15 मार्च 2024 तक के सारे लोन, ब्याज सहित एजुकेशन लोन माफ कर दिए जाएंगे। पार्टी ये नहीं कह रही है कि ये सुविधा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई देख के दी जाएगी। पार्टी कह रही है कि इस देश के युवाओं को ये सुविधा दी जाएगी। यहां माएं बहनें मेरी आवाज सुन रही होंगी। उस मैनिफेस्टो में कहा जा रहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी आंगनबाड़ी के 14 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। कितनी शानदार योजनाएं लेकर के आए हैं राहुल गांधी, कितनी शानदार योजनाएं लेकर के आए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। ऐसे में रायबरेली वालों, मैं आपके सामने, मैं आपका अपना हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। आपकी दुआओं ने मुझे इमरान प्रतापगढ़ी बनाया है। मैं इसी मिट्टी में पला हूं, इन्हीं रास्तों से निकला हूं, इन्हीं गलियों से निकल के दुनिया का सफर तय कर रहा हूं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, राज्यसभा में खड़ा होकर के बोलता हूं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऐसा समय जब सियासत आपकी परछाई से दामन बचा रही हो। मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना रायबरेली वालों, और मेरे इस संदेश को पहुंचाना कि एक ऐसा समय जब सियासत आपकी परछाई से दामन बचा रही हो। ऐसे में प्रतापगढ़ की गलियों से, प्रतापगढ़ के गांव से निकले एक बेटे का हाथ पकड़ के राहुल गांधी ने कहा कि 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी संसद में, राज्यसभा में बैठो और वहां मजलूमों के लिए आवाज उठाओ। ये एहसान है
राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी का, प्रियंका जी का। मैं इसलिए इस बुनियाद पर यहां खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ये जो कांग्रेस को मिटाने का ख्वाब देखा करते थे, प्रधानमंत्री जी भाषणों में कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी, बताओ कांग्रेस ने तुमने 70 साल में क्या किया है। इस तरफ खड़गे जी बैठे थे, पलट के मेरी तरफ बोले, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। 4 जून को राहुल गांधी यहां से कम 4 लाख वोट से जीतेंगे। मैं रायबरेली वालों आपसे वादा करता हूं कि आप राहुल गांधी जी को इससे भी ज्यादा वोटों से जिताइए। मैं तो ये चाहता हूं कि बनारस में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां उनका चुनाव फंसा हुआ है और यहाँ रायबरेली में चप्पे चप्पे से ये सदाएं जानी चाहिए कि राहुल गांधी के आगे कोई लड़ाई में है ही नहीं। ये यहाँ की आवाम को बताना पड़ेगा, ये यहाँ की आवाम को तय करना पड़ेगा और इस बात को प्रधानमंत्री जी समझ गए। आज प्रतापगढ़ आए थे, आज भी पोस्ट के गए कांग्रेस को। आज तो उन्होंने कहा कि अगर इंडी गठबंधन, इंडिया नहीं बोलते, इंडी गठबंधन बोलते हैं, कि अगर उनकी सरकार बन गई तो फिर इनके 5 प्रधानमंत्री होंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी आप मान गए हो कि हमारी सरकार बनने जा रही है। ये तो हम बात में तय कर लेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। पूरा देश जानता है कौन प्रधानमंत्री होगा, हम सब जानते हैं कौन प्रधानमंत्री होगा। ये रायबरेली है, जिस दिन राहुल जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उसी दिन देश जान गया था कि कौन प्रधानमंत्री होगा। ये बताने की जरूरत क्या है, क्योंकि रायबरेली की सरजमीन ऐसी सरजमीन है कि ये चुनती ही ऐसे लोगों को है कि जिनके नसीब में कुछ और ही होता है। इस मुल्क के लिए अच्छा काम करने का जिनकी तकदीर में होता है, उन्हें रायबरेली चुनती है। मैं तो यहाँ खड़ा होकर के रायबरेली की सरजमीन पर आप लोगों से ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत को देखे, हिंदुस्तान की सड़कों पर कांग्रेस का जन सैलाब। हम तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे। रायबरेली वालों, मुझे आपका वो जोश, वो जज्बा दिखाई पड़ना चाहिए। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को मिटा नहीं सकती है, कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को मिटा नहीं सकती है। रायबरेली वालों, कांग्रेस की सरकारों में भी चेचक के, पोलियो के, प्लेग के, सबके टीके लगे थे, याद है? लेकिन क्या कभी सुना कि किसी टीके का, किसी वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ ना। मैं पार्लियामेंट की हेल्थ कमेटी का मेंबर हूं। मैंने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया था आज से 1 साल पहले। मैंने पार्लियामेंट की हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी में यह मुद्दा उठाया। ये जो 20-20 साल के नौजवान, 30-30 साल के नौजवान क्रिकेट खेलते हुए, जिम करते हुए, चलते हुए सड़कों पर तड़प तड़प के हार्ट अटैक से दम तोड़ दे रहे हैं, इसके लिए जांच कमेटी बननी चाहिए। लेकिन अफसोस, वो सरकार जिसने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भी चंदा लिया हो, उसका नारा तो बस यही रहेगा ना कि चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा दो। उसे इससे कोई मतलब नहीं है इस देश के युवा कैसे तड़प के दम तोड़ दे रहे हैं। कौन सी वैक्सीन का अंश है जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। काश सरकार इसके लिए जांच कराती, लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 साल में आपसे झूठे जुमलों के अलावा कुछ नहीं बोला। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा याद है? इस नारे की सच्चाई कहां आके ठहरी? वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए था वो 100 रुपए पहुंच गया। गैस सिलेंडर 400 का 1000 पहुंच गया। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया। अरे भाजपा की सरकारें तो वो सरकारें हैं
जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कफन पर जीएसटी लगाती हैं, वो हमसे आपसे बातें करती हैं कि वो इस देश का भला करेंगे। वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का? मैंने देखा है हाथरस में उस दलित बिटिया की जलती हुई लाश को महसूस किया है मैंने, जो रात के 2 बजे परिवार की मर्जी के बिना जला दी गई। हमने देखा है उन्नाव की बिटिया का हश्र, हमने देखा है सोनभद्र में 25 साल की सजा काट रहा भारतीय जनता पार्टी का विधायक, हमने देखा है जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों का हाल, किस तरह पुलिस ने उन्हें घसीटा, और जब वो बेटियां अपना पदक लेकर के प्रधानमंत्री की चौखट पर गई तो प्रधानमंत्री के चौखट के खुलने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बेटियों के साथ नहीं खड़े थे, बल्कि बेटियों के अपराधियों के साथ खड़े थे। ये है इनके नारे की सच्चाई। ऐसे में रायबरेली वालों, फैसला आपको करना है। मैंने कहा ना, ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है। ये चुनाव हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का चुनाव है। आपको तय करना है कि आप नरेंद्र मोदी की सरकार बचाना चाहते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना चाहते हैं। ये इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब सवर्णों को, महिलाओं को, युवाओं को तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव। और मैं इन दिनों प्रधानमंत्री जी की भाषा जो समझ पा रहा हूं, हवाई उड़ रही है चेहरे, परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है गमों की आंच में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। परेशान है इन दिनों। क्यों परेशान है? क्योंकि 4 फेज के जो इलेक्शन हुए हैं, जमीन खिसक गई है। पूरे भारत में एक नारा गूंज रहा है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चुनाव प्रचार करके यहां पहुंचा हूं। पूरे भारत में एक नारा गूंज रहा है कि दक्षिण भारत में भाजपा साफ और उत्तर भारत में भाजपा हाफ। आप लोग भी जब 20 तारीख को ईवीएम की कतारों में लगिए, बटन दबाइए हाथ के पंजे के सामने वाला, तो एक नारा भी लगा करके आइए कि 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई। ये नारा लगा करके भी आना है। यहाँ इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल के साथी भी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बाकी सारे साथी भी हैं। मैं तो आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि मैं तो सियासत में नहीं था, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था। मेरे भाई, मैं तो 5 साल पहले जब सियासत में आया तो राहुल जी से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा, प्रियंका दीदी से एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ा, और फिर मैं सियासत में आया 2019 में। और जितना गांधी परिवार के साथ काम करते हुए इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं, बहुत मुतमईन हूं, बहुत खुश हूं। पिछली तकरीबन 20 रातों से सोया नहीं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहर में आप फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, आप जानते होंगे। 3 दिन भर सफर कर रहा हूँ, रात रात भर सभाएं कर रहा हूँ। 10 बजे सभा खत्म होती है, सुबह की फ्लाइट पकड़ता हूँ, फिर किसी शहर में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाय रोड सफर करता हूँ, फिर सभा करता हूँ। अभी यहाँ आपके बीच रहूंगा, फिर अगले दिन कल कहीं और सभा करूंगा। पूरे देश में जाकर के एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, रायबरेली वालों, कि आपने सोनिया जी जैसी सादगी और शराफत की प्रतिमूर्ति को अपना सांसद चुन के रखा है। अब सोनिया जी ने आपके बीच में राहुल गांधी जी को आपका प्रत्याशी बना के भेजा है। मैं राहुल जी के साथ चलता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, तो मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब नफरत के खिलाफ राहुल गांधी एक नारा लगा रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम
से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके। मेरा कभी कभी मन करता है, मैं उनसे बड़ा मेरा भावनात्मक रिश्ता है, बड़ा जज्बाती रिश्ता है उस परिवार से। मेरा तो कभी कभी मन करता है, जब प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी के बारे में ओछी टिप्पणियां करते हैं, भाजपा वाले ओछी टिप्पणियां करते हैं, तो कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं राहुल जी से पूछूं कि आप किस मिट्टी के बने हैं? राहुल जी किस मिट्टी के बने हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया हो, सबने आपके खिलाफ आपकी इमेज खराब करने के लिए सालों साल कैंपेन चलाए, संसद से लेकर के सड़क तक आपका मजाक बनाने की कोशिश की गई। डॉक्टर वीडियो दुनिया के सामने रखे गए, झूठ बोला गया आपके बारे में, लेकिन आप मुस्कुराते रहे। आखिर किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? मेरा कभी कभी दिल करता है मैं उनसे पूछूं कि आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? कि आपके पूर्वजों ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और एक दिन आपने जब देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछा तो पूरी मशीनरी लगा दी गई और आपको संसद से निकाल दिया गया। आप फिर भी मुस्कुराते रहे। आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? मेरा दिल करता है मैं कभी कभी राहुल गांधी से पूछूं कि जिसके पूर्वज ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को हजारों करोड़ रुपए का अपना घर आनंद भवन दान कर दिया, उसी परिवार के वारिस से नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आवास की चाबियां वापस ले ली महज 1 महीने के अंदर। बेघर करने की इतनी जल्दी थी उनको, और वो शख्स मुस्कुराता हुआ चाबियां दे करके चला आया। मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी पूछूं आप किस मिट्टी के बने हो राहुल गांधी? जब वो 4000 किलोमीटर चल रहे थे तो मैं उनके साथ चला हूं। मैं रायबरेली में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से यह कहना चाहता हूं कि अरे आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना इस बात पर ईमान? मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक। मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहाँ NIC ग्राउंड में खड़ा होकर के रायबरेली की आवाम से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, क्योंकि न तो अभी वो पसीना सूखा है, न वो पैर के छाले सूखे हैं। और जिन्हें ये लगता है कि साजिश करके, षड्यंत्र करके राहुल गांधी को मिटा देंगे, राहुल गांधी को हरा देंगे, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। राहुल गांधी एक खुशबू का नाम है, मोहब्बत का नाम है। राहुल गांधी पर इतना हमला किया प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुराते रहे और नारा लगाते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल गांधी तो शहजादे हैं, सुना है आपने उनका बयान? इस बीच भी कहते हैं, यहाँ संजय कपूर जी बैठे, हमारे दोस्त आरिफ है, सैफ है, धीरज यादव जी हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। मेरा तो मन करता है कि प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक टी-शर्ट, एक ट्राउजर में अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर लाखों लोगों को अपने गले से लगाता हुआ एक इंसान निकलता है। वह इस देश के किसानों के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा है, मणिपुर की बेटियों के साथ खड़ा है। अगर शहजादे ऐसे होते हैं तो हम ऐसे शहजादों को मोदी जी पलकों पर बिठाएंगे, पलकों पर। आप राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को फकीर बताते हैं। वो फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोबाडो का चश्मा पहनता है, मोबाडो की घड़ी पहनता है, 8,500 करोड़ के जहाज में दुनिया के चक्कर लगाता है और फिर भाषण देता है कि हम गरीबी खत्म करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं, गरीबी क्या मिटाएंगे? गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? हमें पता है आप
आपसे आखिर में ये कहना चाहता हूं, आखिर में शायरी भी सुनाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सिर्फ भाषण सुना के गया। ऐसा नहीं करूंगा, आपके साथ मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन पहले वो जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेता आपके बीच में आएंगे, झूठ बोलेंगे, उनके झूठ पर एतबार मत करना। और परसों तो प्रधानमंत्री जी रो भी दिए। हालांकि 3-4 दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि आखिरी हथियार रोना है, किसी मंच पर रोएंगे। तो प्रधानमंत्री जी एक चैनल को इंटरव्यू देते देते भावुक हो गए, रोने लगे। मुझसे मीडिया के साथी ने कहा कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। बड़े अदाकार हैं वो, अमिताभ बच्चन जी से भी बड़े अदाकार हैं प्रधानमंत्री जी, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनकी अदाकारी की कद्र करता हूं। लेकिन अदाकारों के हाथ में देश नहीं दिया जाता है। देश चलाने के लिए एक विजनरी इंसान चाहिए, एक सच्चा इंसान चाहिए, जो ये कह रहा हो कि हम मनरेगा के मजदूरों की दैनिक जो न्यूनतम वेतनमान है उसको बढ़ा करके 400 रुपए करेंगे, जो ये कह रहा है कि हम इस देश के श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे, युवाओं के साथ न्याय करेंगे, जो ये मैनिफेस्टो में कह रहा है कि आप लोग खेलना चाहते हैं, वो युवा जो अच्छा खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, उनके लिए हर महीने 10,000 रुपए की स्पोर्ट की स्कॉलरशिप देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। ऐसे में रायबरेली वालों, फैसला तो आपको करना पड़ेगा, और फैसला करने के लिए मुझे आपसे बस ये कहना है कि मेरे भाई, इस चुनाव में सिर्फ वोट देने भर से काम नहीं चलेगा। आपसे एक छोटी सी शिकायत भी कर रहा हूं, आप जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदल देते हैं, और फिर जब चाय खत्म होने लगती है तो खत्म होते होते देश का प्राइम मिनिस्टर बदल देते हैं। तो क्या आप रायबरेली के लोग हैं? आपने तो अपने आंगन में प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्री देखे हैं, लेकिन इस बार आपको उससे आगे 2 कदम जाना पड़ेगा। आप वोटिंग के दिन आपको लगता है कि राहुल गांधी जी तो जीत ही रहे, कौन जाए बूथ पर, गर्मी बहुत होगी, लाइन बड़ी लंबी होगी। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझो। 20 तारीख को सुबह घर में चाय बनी है या नहीं बनी है इसका इंतजार मत करो, नाश्ता किया है या नहीं किया है इसका इंतजार मत करो, क्योंकि दुनिया की बड़ी से बड़ी क्रांति भूखे पेट होती है। तो ये इंतजार मत करो कि खाना खा के जाना है, बस ये इंतजार करो कि सुबह हो, वोटिंग मशीन शुरू हो और बूथ पर जाओ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको लेके जाओ और अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पर दबा करके आओ। आपका वोट सिर्फ राहुल गांधी जी को नहीं मिलेगा। मैं राहुल गांधी जी के लिए वोट मांगू, मेरी इतनी विसाख नहीं है, आप तो देंगे ही। बस मुझे ये कहना है कि आपका वोट सिर्फ राहुल गांधी जी को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, आपकी पुरानी सांसद, आपके परिवार की सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी जी को मिलेगा, आपकी बहन प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट अखिलेश यादव को मिलेगा, आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर पर्सनल एहसान होगा। ये दामन फैला के आपसे कहने आया हूं मेरे भाई कि मेरे जैसा कोई नौजवान इस देश की संसद में पहुंचने का शायद सपना भी बड़ी मुश्किल से देख पाता, लेकिन राहुल गांधी जी ने इतनी कम उम्र में आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके बीच के एक इंसान को जो आपके मुद्दों पर लड़ता रहा है, उसको सीधे इस देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया। और मैं आपसे वादा करता हूं, न मैंने इससे पहले आपको कभी निराश किया है, मायूस किया है, न आगे कभी करूंगा। चाहे इस देश की सड़कें हो या इस देश की संसद हो, इमरान प्रतापगढ़ी आपके मुद्दों पर आवाज़ें बुलंद बोलता रहेगा, लड़ता रहेगा अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा आपके लिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे ये वादा करें कि आप अपना एक एक वोट लेकर के घर के बाहर निकलेंगे, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फोन करें
और एक एक वोट राहुल गांधी जी के लिए घर से लेकर के निकले। आखिर में आपको एक नज्म सुनाऊंगा, जब तक नहीं सुनाऊंगा तब तक मजा नहीं आएगा। अभी गृह मंत्री जी आए थे और ये कह के गए रायबरेली में कि ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। मैं तो 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। इधर जो लोग खड़े हैं, उधर जो लोग खड़े हैं जो छतों पर है, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका जोश, आपका जज्बा, आपका हौसला ताकत है हमारी। हम आपसे ताकत मांगने के लिए आए हैं, वोट मांगने तो आए ही आए हैं। तब हम आपकी मोहब्बत की बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मेरी ये पंक्तियां पहुंचाइएगा राहुल जी तक और पहुंचाइएगा नरेंद्र मोदी जी तक भी कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, तैयार रहना रायबरेली वालों, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। याद है 2014 का भाषण भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने पार्लियामेंट में भी ये सवाल पूछा, यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मोबाइल की लाइट जल सकती है आपकी, अगर जल सकती है तो सब कोई जलाइए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला, ऐसे कमजोर ताली में सुनोगे तो काम नहीं चलेगा। रायबरेली जिस जज्बे के लिए जाना जाता है वो मुझे दिखाई पड़ना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। रायबरेली वाला मुझसे वादा करो, अपना एक एक हाथ उठा करके कि आप 20 मई को घरों से बाहर निकलोगे और अपना एक एक वोट लेकर के जाओगे, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाओगे और राहुल गांधी जी को कम से कम 5 लाख वोटों से विजयी बना करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे। ये मैं वादा चाहता हूं आपसे, आपका मैं